नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 15 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे साथियों, रिवीजन किया जाएगा। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 14 दिसंबर को। हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया? उत्तर 100%। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, कोपरा जलाशय को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये उत्तर होगा साथियों छत्तीसगढ़। एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, कल हमने इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जब हम लोग कल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया 94 रामसर स्थल, 94 रामसर स्थल हमारे भारत में है। तो ये साथियों 94 रामसर स्थल अभी तक थे, 2 रामसर स्थल बढ़ा है। तो 94 2 96 रामसर स्थल वर्तमान में आज 15 दिसंबर 2025 तक हमारे देश में है। कितने? तो 96 रामसर स्थल। कौन से दो हैं? तो पहला तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में, दूसरा साथियों सिलीसेड़, दूसरा सिलीसेड़, सिलीसेड़ ये जलाशय झील है राजस्थान में, अलवर जिला राजस्थान में सिलीसेड़ है ये, और एक कोपरा छत्तीसगढ़ में। 94 पहले से थे और 2 ये बढ़ गए, तो अब वर्तमान में भारत में हमारे 96 रामसर स्थल हो गए। बाकी डिटेल कल हम लोगों ने किया था, हम रिवीजन करेंगे आगे। भारत के किस शहर में महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची ऊंची लोहे की प्रतिमा स्थापित की गई? उत्तर कोलकाता। पांचवा प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का अनावरण किस शहर में किया गया? उत्तर बी वाराणसी में। छठा प्रश्न था, हाल ही में नासा ने पुष्टि की है कि उसका माविन अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया। माविन अंतरिक्ष यान किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। सातवां प्रश्न था, महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ। आठवां प्रश्न पूछा गया था, सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को हाल ही में किस राज्य ने समाप्त कर दिया? तो उत्तर महाराष्ट्र। एडवांस लेने की परंपरा। नौवां प्रश्न, हाल ही में दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देश से समझौता किया? लाइबेरिया देश से समझौता हुआ था। टाइम पत्रिका द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया? आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। ये था साथियों कल के करंट अफेयर के क्विक रीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसे मेटा इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख अमन जैन जी को नियुक्त किया गया है। मेटा इंडिया का सार्वजनिक नीति का नया हेड किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि पब्लिक पॉलिसी हेड नियुक्त किया गया है अमन जैन जी को, मेटा इंडिया का। अगर ये पूछा जाए मेटा इंडिया के प्रमुख कौन है, तो मेटा इंडिया के वर्तमान में प्रमुख है साथियों अरुण श्रीनिवासन जी। अरुण श्रीनिवासन जी, इनका नाम याद रखिएगा, अरुण श्रीनिवासन जी मेटा इंडिया के हेड हैं। और सार्वजनिक नीति के हेड है मेटा इंडिया के अमन जैन जी, अभी नियुक्त हुए हैं। मेटा इंडिया क्या है साथियों? ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक का गठन कब हुआ था? 2004 में। फेसबुक का स्थापना 2004 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? किसने किया था? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग और उनके कुछ साथी लोगों ने मिल करके, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मार्क जुकरबर्ग और उनके कुछ साथी लोगों ने मिल करके फेसबुक 2004 का स्थापना किया, निर्माण किया, तैयार किया प्रोग्राम। और यही फेसबुक साथियों 2021 में मेटा के नाम से जाना था। फेसबुक मेटा कब हुआ? तो 2021 में। मेटा साथियों, मेटा 2021 में हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र में निजी भागीदारी को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया है जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करेगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम हमारे देश में कब आया था? 1962। याद रखिएगा 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ, 1962 में हमारे देश में आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स का गठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत हुआ। तो वही उसी वर्ष परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में आया था। तो उसी के अंतर्गत संशोधन करके बिल आया एक, एटॉमिक एनर्जी बिल। इसी के तहत क्या होगा, पहले जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है इस पर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जो पीएसयू यूनिट होती थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती थी, उसी का नियंत्रण रहता था, उसी को सिर्फ कार्य करने का अधिकार था। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधन किया इसमें, अब प्राइवेट कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के, निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये करंट था साथियों। अगला देखिएगा,
रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 तक कितना हो गया। ये हम आपको हर मंथ में कराते हैं साथियों। हमारा डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न मिलता है, तो हम याद रखेंगे हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 तक 687.26 अरब डॉलर हो गया। 687.26 अरब डॉलर दिसंबर 2025 तक हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। चौथा प्रश्न था, हाल ही में डाक विभाग ने किसके साथ मिलकर डाकघर से भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 में गठित बंबई में हेडक्वार्टर वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पोस्ट ऑफिस से समझौता किया है, एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। इसमें क्या होगा, जो पोस्ट ऑफिस है ये भी अब म्यूचुअल फंड में निवेश कराएगा निवेशकों से। म्यूचुअल फंड में निवेश कराने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पोस्ट ऑफिस से समझौता किया। पोस्ट ऑफिस के जो भी पोस्ट ऑफिस के कर्मी हैं, एजेंट हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप जो है कस्टमर को, ग्राहकों को निवेश करने के लिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करिए। अगर पूछा जाए कि पोस्ट ऑफिस का गठन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोस्ट ऑफिस जैसी एक संस्था बनाई थी, पोस्ट ऑफिस जैसी एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी। लेकिन विधिवत रूप से 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक विभाग अस्तित्व में आया हमारे देश में। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक विभाग हमारे देश में अस्तित्व में आया। लेकिन पहली बार डाक विभाग जैसी संस्थान 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया, सीईओ बनाया। उत्तर अजय कुमार शुक्ला जी को। अजय कुमार शुक्ला जी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ बन गए। देखिएगा पीएनबी के बारे में, सिर्फ पीएनबी की ही अलग संस्थान है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी का स्ट्रेटेजी के, पीएनबी हमारे देश का पहला स्वदेशी बैंक है, भारतीयों के पूंजी से स्थापित पहला बैंक पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका गठन लाला लाजपत राय ने किया था। और कब हुआ था, तो 1894 ईस्वी में, 19 मई 1894 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था जब स्थापना हुआ, तो लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था। लाहौर 19 मई 1894 में स्थापना, और लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक पहला स्वदेशी बैंक का। छठा प्रश्न देखिएगा, एडीबी ने भारत की ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत बताया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद है। 7.2% रहने की उम्मीद है, किसके अनुसार, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, इसके वर्तमान में प्रमुख है मसातो कांडा। मसातो कांडा जो जापान से है, जापानी मसातो कांडा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख है। इसका गठन कब हुआ था, 1966 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक मनीला, जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है साथियों। अगला सातवां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह भारत में किस क्रम का जनगणना है। उत्तर होगा साथियों 16वां जनगणना। 16वां जनगणना जो हमारे देश में 2021 में होना था, कोविड के वजह से पोस्टपोन हुआ। अब वो साथियों 1 जनवरी 2027 से आरंभ होगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर सारा डिटेल आप देखिएगा साथियों। अक्सर जनगणना में आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। 1 जनवरी 2027 से हमारे देश की 16वीं जनगणना शुरू होगी, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत होती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि जनगणना कराए। केंद्र सरकार के अंतर्गत भी गृह मंत्रालय यह जिम्मेदारी लेता है जनगणना कराने का। यह केंद्र सूची का विषय है, संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची का विषय है, जिसे संघ सूची भी कहा जाता है। इसमें साथियों सबसे पहले याद रखिएगा, हमारे देश में 1872 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। और उसके बाद 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित और दशकीय जनगणना पहली बार हुई थी। दशकीय व नियमित जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। हमारे देश में जो जनगणना होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत हमारे देश में जनगणना होती है, जो केंद्र सरकार कराती है। हमारे जब से जनगणना हो रहा है तब से हमारी यह 16वीं जनगणना है। और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद से कौमी जनगणना है, तो आप उत्तर करिएगा, क्रमशः देख लेते हैं एक बार। 1951, 1961 और स्वतंत्रता के बाद है साथियों ये 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, इतनी बार जनगणना हुआ है।
2021 वाला 2021 वाला कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड है, वही 2027 में 1 जनवरी 2027 को शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8वां स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी 2027 में। इसमें कुछ और बातें याद रखिएगा। हमारे देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष रही थी? तो 1971 के जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी लगभग 25%, 24.8% के लगभग में हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही थी। सर्वाधिक वृद्धि दर 1971 में। और सबसे कम कब हुआ था? तो इसको भी याद रखिएगा। 1921 में जो जनगणना हुआ था, इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1921 की जनगणना को कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पूर्व साथियों, जैसे 2019, 20, 21 में कोविड का समय था, उससे ठीक 100 साल पहले भी हमारे देश में एक आपदा आई थी, प्लेग महामारी फैला था और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के मध्य। तो उसके वजह से हमारे देश में जनसंख्या कमी हुई थी। तो 1921 में जो जनगणना काउंटिंग हुआ था, उसमें जनसंख्या माइनस में हो गया था। इस नाते उसको जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, 1971 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। 2011 में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में 20.2% वृद्धि और हमारे देश में 17.5% जनसंख्या 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी। यूपी का और हमारे भारत का। इतना डिटेल आप याद रखिएगा। आगे हम लोग फिर जीएस में साथियों इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला आवंटन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नीति को मंजूरी दी? उत्तर होगा ए, काल सेतु। काल सेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें कोयला आवंटन जो होता है, कोल माइनिंग में जो आवंटन होता है, टेंडर होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता और दक्षता, इफिशियंसी बरकरार रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए, न्यूट्रलिटी के लिए काल सेतु को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है। कोयला आवंटन होगा साथियों इसमें। अब कोयला से संबंधित हम कुछ स्ट्रेटेजी के कवर करेंगे। हमारे देश में कोयला मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी हमारे देश में कोयला मंत्री हैं। कोयला कोयला किस क्रम के चट्टान से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान से कोयला प्राप्त होता है। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गोंडवाना क्रम के चट्टान से। जैसे धारवाड़ क्रम का जो चट्टान होता है, धारवाड़ क्रम के चट्टान से आपको लोहा लोहा साथियों, सोना आदि बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती है। धारवाड़ मतलब बहुमूल्य धातु, धारवाड़ मतलब कि बहुमूल्य धातु। और गोंडवाना क्रम का जो चट्टान होता है वो स्पेशली कोयला के लिए है। और कोयला का कुछ खान याद रखेंगे आप, बहुत पूछता है एग्जाम में साथियों। कोयला का फेमस खान है झरिया। झरिया ये झारखंड में है। झरिया झारखंड में है। झरिया झारखंड में है। कोरबा कोयले का खान, कोरबा कोयले का खान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम बंगाल में कोयले का खान, पश्चिम बंगाल में कोयले का खान रानीगंज में है। रानीगंज में है। रानीगंज में। इसके अलावा साथियों उड़ीसा में तलचर है। उड़ीसा में तलचर कोयला क्षेत्र है। तलचर कोयला का खदान है। अगर पूछा जाए उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है हमारे भारत में कोयला, तो आप याद रख रखिएगा साथियों एक ट्रिक। छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा। उत्पादन छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा यह उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा 1 2 3 ये क्रमशः है कोयला उत्पादन में। और अगर भंडारण में पूछा जाए किसकी धरती में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार है, तो आप याद रखिएगा JOC, यानी कि झारखंड और उड़ीसा और सी से आप याद करेंगे छत्तीसगढ़। JOC क्या है? ये भंडारण वाला है। और JOC जो भंडारण वाला है वो साथियों बदलेगा नहीं, यानी कि सबसे ज्यादा कोयला झारखंड राज्य में है। और झारखंड का झरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का झरिया में पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार है, झरिया खदान में। तो ये था साथियों आज का 8 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।